Hi Bachwari, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज का हमारा चैप्टर है द थर्ड लेवल. द थर्ड लेवल इज रिटन बाय जैक फिनी, जिनका पूरा नाम है वॉल्टर ब्रेडन जैक फिनी. 1991 से लेके 1995 तक ये हमारे बीच थे एंड ही वॉज एन अमेरिकन नॉवेलिस्ट. ठीक है, उनको उनकी साइंस फिक्शन, फैंटेसी और थ्रिलर वर्क्स के लिए जाना जाता था. आप देखोगे जब भी आप उनकी कहानियां पढ़ोगे तो उनकी कहानियों में आपको टाइम ट्रैवल, ऑल्टरनेट रियलिटीज, नॉस्टैल्जिया, साइकोलॉजिकल टेंशन, इस तरीके के काफी सारे वर्क्स देखने को मिलेंगे. तो उनका जो जॉनरा था वो कहीं ना कहीं साइंस फिक्शन और फैंटेसी था, वो इसी पे लिखते थे. His most famous novels include Time and Again and The Body Snatchers. ये उनकी most famous works में से एक है. ये जो थर्ड लेवल है ये कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, जैक फिनी को रिप्रेजेंट करता है. कौन है जैक फिनी? उसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि उन्होंने कितने परफेक्टली ब्लेंड किया है रियलिटी को इमेजिनेशन के साथ में. एंड यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लोर किया है एस्केपिज्म के थीम को, कि कैसे कभी कभी प्रेजेंट इतना ज्यादा बॉदरिंग हो जाता है दैट यू जस्ट वांट टू रन अवे. आप सिर्फ और सिर्फ भागना चाहते हो, आप बस कहीं खो जाना चाहते हो, आप कहीं भाग जाना चाहते हो. एस्केपिज्म की थ्योरी है ये. आज के हमारे प्रोटैगनिस्ट भी कुछ इसी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं. हमारे चैप्टर का नाम थर्ड लेवल इसके लिए है क्योंकि आज की कहानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर स्थित है, जहां पे रियलिटी के अंदर केवल दो ही लेवल है. बट अगर हम हमारे प्रोटैगनिस्ट की माने, यानी हमारे प्रोटैगनिस्ट चार्ली की सुने, तो अकॉर्डिंग टू चार्ली यहाँ पे तीसरा लेवल भी है. एंड बिकॉज द इंटायर चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड दिस थर्ड level, that is why this chapter is named or titled as the third level. अगर थर्ड लेवल की बात करें तो कहीं ना कहीं इसका सिंबॉलिक मीनिंग भी है, जैसे कि इट इज अ वे टू एस्केप फ्रॉम स्ट्रेस, विश फुलफिलमेंट के बारे में बात होती है, लॉन्गिंग फॉर द पास्ट के बारे में बात होती है, साइकोलॉजिकल रिफ्यूज के बारे में बात होती है. एंड दैट इज वाई द टाइटल इज सिंबॉलिक and metaphorical, matching the story's theme of reality versus illusion. So जो मेन थीम है आपके स्टोरी का, विच इज रियलिटी वर्सेस इल्यूजन, ये इसके साथ में एकदम फिट बैठता है, एकदम फिटिंग है. अगर हम थीम्स देखते हैं तो इसके अंदर आपको एस्केपिज्म का थीम देखने को मिलेगा, कि कैसे आपको ऐसा लगता है कि भैया मुझे तो बस इस दुनिया से भागना है, मुझे तो यहां से बस भाग जाना है. तो एस्केपिज्म का थीम. साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, के यार मेंटल सैनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और जब आप यहां से बहुत ज्यादा बॉदर्ड होते हो तो इट काइंड ऑफ शोज इन योर एक्शंस. नॉस्टैल्जिया फॉर द पास्ट, पुरानी चीजों के अंदर खोए रहना, पुरानी चीजों को याद करना, पुराने पलों को याद करना, वो भी यहाँ पर है. ब्लरिंग ऑफ फैक्ट एंड इमेजिनेशन, एक तरफ फैक्ट है, एक तरफ इमेजिनेशन है, और उन दोनों के बीच की लाइन को ब्लर कर देता है ये चैप्टर, बिकॉज इतना खूबसूरती से जैक फिनी ने इन दोनों चीजों को ब्लेंड करवाया है कि इस चैप्टर के एंड तक भी आप ये पता नहीं लगा पाओगे कि ये चैप्टर के अंदर जो हो रहा है वो रियलिटी है या फिर सिर्फ इमेजिनेशन. रिलीफ फ्रॉम मॉडर्न एंग्जाइटीज, मॉडर्न एंग्जाइटीज से राहत के बारे में ये बात करता है, बिकॉज मॉडर्न एंग्जाइटीज आर रियल यार. मतलब हर टाइम का, हर एक एरा का अपना एंग्जाइटी पैटर्न होता है ना. जैसे कुछ एक लोग हैं जो वॉर्स के अंदर थे, तो उनका एंग्जाइटी जो है वो शायद अलग लेवल का होगा और अलग चीजों को लेके होगा. आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां पे हर एक चीज इतनी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हो गई, इतनी फास्ट पेस हो गई है कि उसके साथ भी कदम पे कदम मिलाकर चल पाना बड़ा मुश्किल है. सो हर एक इंसान हर एक एरा में एक अलग तरीके के डीमन को फाइट कर रहा है, और वही कहीं ना कहीं हम यहाँ देखते हैं. ये चैप्टर बात करता है about relief from modern anxieties, importance of mental refuge. ये इस बारे में भी बात करता है कि कितना जरूरी है कभी कभी मेंटली खो जाना, और क्या ये जरूरी है कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आप नहीं बिल्कुल भी बर्दाश्त कर पा रहे हो, तो क्या आपको मेंटली खो जाना चाहिए. इस चैप्टर में आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिलता है.
is apart from this, the chapter also talks about war and tension and insecurity, search for peace, time travel versus time travel as fantasy, longing for simpler times, human vulnerability under stress. तो इन सारी चीजों के बारे में भी बात करता है कि कैसे इंसान जो है वो खुशी ढूंढ रहा है, शांति ढूंढ रहा है, कैसे इंसान फैंटेसाइज कर रहा है कि यार बस मैं टाइम ट्रैवल कर लूं, यार मैं पुराने टाइम में चला जाऊं, कैसे हम लोग अंदर ही अंदर डिजायर कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी और सिंपल हो जाए. मतलब अभी सिंपलर लाइफ हैज बिकम दी लग्जरी. सारे लोग जो है शायद कितने भी बड़े बड़े शहरों में रहते होंगे, कितनी भी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहते होंगे, कितने भी खतरनाक फ्लैट्स वो ओन करते होंगे, बट कहीं ना कहीं उनका भी मन ऐसा करता है कि यार मेरा एक छोटा सा खेत हो, उसमें एक छोटा सा घर हो, मैं एकदम शांति से 2 वक्त की रोटी खा पाऊं और बस मेरा शांति से जीवन गुजरे. मतलब एवरीथिंग कम्स टू दैट. हम लोग घूम फिर कर वो सिंपलर टाइम्स पे आ ही जाते हैं और उसके बारे में भी ये चैप्टर बात करता है. दिस चैप्टर आल्सो टॉक्स अबाउट हम लोगों की कमजोरी अंडर स्ट्रेस. हम जब स्ट्रेस में होते हैं तो हम कैसे बिहेव करते हैं. जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी वीकनेस, हमारी इनसिक्योरिटी, हमारी वल्नरेबिलिटी बाहर आती है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टर. सबसे पहले प्रोटैगनिस्ट के बारे में बात करेंगे. सो प्रोटैगनिस्ट इज चार्ली, अ 31 ईयर ओल्ड ऑर्डिनरी मैन जो एक्सपीरियंस करता है स्ट्रेस को. और ऑफ कोर्स यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर एक ऐसा एंगल भी देखने को मिला है जहां हमें लगता है कि चार्ली इज एक्चुअली हैलुसिनेटिंग. उसे तो भ्रम की बीमारी हो चुकी है, वो तो भ्रम कर रहा है. उसे तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीजें हो रही है जो रियलिटी में नहीं हो रही है. चार्ली की बीवी भी इस चैप्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करती है. बीवी का नाम है लुइजा. लुइजा उनकी बीवी है. ऑफ कोर्स उनके मेंटल स्टेट को लेकर काफी चिंतित है. सैम वीनर जो कि इस चैप्टर के अंदर चार्ली का साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है, और लास्ट में जब आप इस चैप्टर में आते हो तो ये वही दोस्त है जो एकदम से भाग जाता है, एकदम से वैनिश हो जाता है 1894 में. एंड फाइनली इस चैप्टर के अंदर हम ग्रैंडफादर भी देखते हैं. ग्रैंडफादर का कैरेक्टर भी अच्छा है क्योंकि ग्रैंडफादर का कैरेक्टर एंड तक आपको पूरे स्टोरी में नजर आएगा. स्टैम्प कलेक्ट करते हैं वो, और स्टैम्प कलेक्ट उनका जो स्टैम्प कलेक्शन है वही कहीं ना कहीं की एविडेंस बन जाता है. लिटरेरी डिवाइसेस आपको देखने को मिलेंगे. इमेजरी, सिंबॉलिज्म, आयरनी, फ्लैशबैक, फोरशैडोइंग, फैंटेसी, अनरिलायबल नरेटर, इस तरीके के आपको लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट और उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और उनके मीनिंग, जैसे कि वेकिंग ड्रीम, बेसिकली हैलुसिनेट करना यानी खुली आंखों से सपने देखना. रेफ्यूज मतलब कोई एक सेफ प्लेस पे जाकर छुपना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना. स्लांटिंग इज बेसिकली स्लोपिंग, नीचे की तरफ जाता हुआ. स्पिटून्स मेटल के पॉट्स होते हैं जहां पे आप थूकते हो, उन्हें थूकतान कहते हैं. लोकोमोटिव का मतलब होता है ट्रेन का इंजन. एंड फर्स्ट डे कवर इज बेसिकली स्टैम्प कलेक्टर्स एनवेलप, जो कि वो पहले दिन जो है जब स्टैम्प रिलीज होता है वो स्टैम्प को अपने एनवेलप पे लगवाते हैं, उसमें एक खाली पेज डालते हैं और अपने एड्रेस पे पोस्ट कर देते हैं ताकि पोस्ट मास्टर उस पे डेट का ठप्पा लगा दे. एंड दैट बिकम्स देयर एविडेंस कि जैसे ये स्टैम्प आया था मैंने कलेक्ट कर लिया था. तो जो स्टैम्प कलेक्ट करते हैं उन लोगों के बीच में ये एक फ्लेक्स है, एंड दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर. These envelopes are never opened because ये आप खुद को ही मेल करते हो, and the page or the paper inside is always empty. उस पे आप कुछ लिखते भी नहीं हो. It's a plain sheet of paper so that at least वो आपके घर पे आ जाए. And you never open them, you just put them in your collection and that's it. Alright, let's start the chapter. सबसे पहले सेक्शन देखते हैं. चार्ली के क्लेम से हम शुरुआत करते हैं. सो अभी यहाँ पे एकदम से एनसीईआरटी का वो वाला पार्ट हम कवर कर रहे हैं जहां पे चार्ली हमें बता रहा है दैट इज बिन ऑन 3rd लेवल. सो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जब चार्ली बहुत ही बोल्डली ये स्टेट करते हैं कि चाहे कितने भी ऑफिशियल्स को तुम बुला लो, चाहे तुम रेलवे के प्रेसिडेंट्स को बुला लो, कितने भी बड़े बड़े लोगों को बुला लो, कितने भी लोग आकर अगर मुझे ये कहेंगे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे केवल 2 ही लेवल है, चाहे कितने भी टाइम टेबल्स तो मेरे सामने रख दो, कितने भी टाइम टेबल्स का ढेर लगा के मेरे सामने रख दो, जब लोग आकर मुझे कहेंगे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 2 ही लेवल है तो मैं तुम्हें कहूंगा कि नहीं, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 3 लेवल है और मैं तीसरे लेवल पर गया हूं. वो इतना कॉन्फिडेंट है, और इतना कॉन्फिडेंट इसके लिए है बिकॉज उसने सच में इस चीज को एक्सपीरियंस किया है.
इससे आने वाले कुछ क्वेश्चंस है जैसे कि आई एम सॉरी, इससे आने वाले कुछ क्वेश्चंस है जैसे कि व्हाई डज चार्ली इंसिस्ट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द थर्ड लेवल, व्हाट इफेक्ट डज दिस कॉन्ट्राडिक्टरी ओपनिंग क्रिएट। नेक्स्ट आता है जहां पे चार्ली बताता है कि भैया देखो, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं थर्ड लेवल पर गया हूं और बाकी सारे लोग, टाइम टेबल्स, द स्टैक ऑफ टाइम टेबल, एवरीवन लिटरली इज सेइंग कि ऐसा नहीं है, थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मेरे दिमाग में भी एक ही ख्याल आया जो ऑफ कोर्स आप भी मुझे सजेस्ट करने वाले थे। वो रीडर से बात करता है और रीडर से बात करके कहता है मुझे पता है कि तुम ये बोलने वाले थे कि चार्ली जाकर अपने दिमाग का इलाज करा क्योंकि तू पागल हो गया। तुम चिंता मत करो, मैं ऑलरेडी जा चुका हूं। चार्ली कहता है कि मैंने वो ऑब्वियस स्टेप ले लिया है, मैं अपने साइकाट्रिस्ट फ्रेंड के पास जा चुका हूं और जब मैं अपने साइकाट्रिस्ट फ्रेंड के पास गया तो मेरे साइकाट्रिस्ट फ्रेंड ने बताया कि ये सब जो मेरे साथ हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ मेरा हैलुसिनेशन है। बेसिकली ये वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, मैं खुली आंखों से जो चीज देखना चाहता हूं उसका सपना ले रहा हूं। और उसने बताया कि ऐसा इसके लिए है बिकॉज वो बहुत डीप स्ट्रेस में है, वो मॉडर्न डे की एंजाइटी में है और आज के इस दौर में कोई भी इंसान बस भागना चाहेगा। तो उन्हें लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पररी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी है और कुछ नहीं। चार्ली सिर्फ और सिर्फ रियलिटी से भागना चाहता है एंड दैट इज व्हाई वो हैलुसिनेट कर रहा है। अब वो यहाँ पर इस चीज के लिए मॉडर्न लाइफ को जिम्मेदार ठहराता है क्योंकि ऑफ कोर्स चार्ली की बीवी इस चीज को सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि चार्ली हैप्पी नहीं है। शी वाज लाइक, ओह, आर यू नॉट हैप्पी? आर यू नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ मी? आर यू ट्राइंग टू इम्प्लाई दैट? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चार्ली का साइकाट्रिस्ट दोस्त चार्ली को बचाता है और कहता है कि नहीं नहीं भाभी जी, आपकी वजह से कोई अनहैप्पी क्यों होगा भाभी जी। सो वो कहीं ना कहीं एक कॉन्वर्सेशन उनके बीच में होती है एंड ही एक्सप्लेन्स दैट इट्स ऑल ड्यू टू मॉडर्न वर्ल्ड एंड मॉडर्न वर्ल्ड के वॉर, वरीज, टेंशंस, इन सारी चीजों की वजह से वो स्ट्रेस्ड है, which is leading to hallucination and of course which leads to escape into imagination. क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे व्हाट डज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट मीन, व्हाई इज लुइजा अपसेट। नेक्स्ट इज, जैसे ही यहाँ पर ये बात हुई कि भैया चार्ली तो टेम्पररी रेफ्यूज लेता है रियलिटी से, तो इतने में चार्ली के वहां जो दोस्त प्रेजेंट थे उन्होंने भी कहा कि हाँ यार, हमें भी ऐसा लगता है कि चार्ली रियलिटी से भागना चाहता है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से तो चार्ली स्टैंप कलेक्ट करता है। उनका ये मानना है कि चार्ली का स्टैंप कलेक्ट करना सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पररी रेफ्यूज है रियलिटी से, जबकि चार्ली को ऐसा नहीं लगता। चार्ली को ऐसा लगता है कि स्टैंप collecting has nothing to do with him going to the third level, because according to Charlie, stamp collecting तो उसके ग्रैंडफादर ने स्टार्ट की थी। इनफैक्ट ये जो कलेक्शन है ये उसके ग्रैंडफादर का ही है और इसी कलेक्शन को वो आगे बढ़ा रहा है। He also says कि ग्रैंडफादर का जो टाइम था, जिस टाइम पे ग्रैंडफादर थे, वो टाइम तो बहुत ही ज्यादा पीसफुल था, बहुत ही सिंपल था और उन्हें कोई रियलिटी से भागने की जरूरत नहीं थी। सो वो आउट ऑफ हॉबी, आउट ऑफ पैशन स्टैम्प कलेक्ट करते थे और मैं भी वही कर रहा हूं। वो बोलते तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे एंड दैट डज नॉट मीन दैट ओनली पीपल हु वांट टू एस्केप द रियलिटी, एस्केप द मैट्रिक्स, एस्केप द प्रेजेंट टाइम एंड जो वॉन्डर डाउन जाना चाहते हैं, वॉन्डर डाउन करना चाहते हैं, खो जाना चाहते हैं पास्ट में, केवल वही स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चार्ली ये चीज मेंशन करता है एंड ही ट्राइज टू कन्विंस कि ये एस्केपिज्म रीजन नहीं हो सकता। क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं जैसे कि व्हाई स्टैम्प कलेक्टिंग सिंबॉलिक, हाउ डज दिस पैराग्राफ फोरशैडो द एंडिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट देखेंगे। जब चार्ली ये बात बताता है तो चार्ली कहता है कि देखो अब बाकी सारी बातें छोड़ो, मैं तुम्हें एज एन रीडर को बताता हूं कि आखिरकार हुआ क्या था। तो चार्ली कहता है कि यार एक बार की बात है, मैं एक रात बहुत लेट हो चुका था, मैं काम कर रहा था और मुझे लग रहा था कि अब जल्द से जल्द मुझे ऑफिस चले जाना चाहिए, नहीं तो मेरी बीवी लुइजा वुड नॉट बी हैप्पी। एंड इसीलिए उसने सोचा कि बस लेने से अच्छा है कि मैं सबवे से चला जाऊं, बिकॉज वो अंडरग्राउंड जाता है तो ऑफ कोर्स वो सारे ट्रैफिक वैफिक को कहीं ना कहीं पीछे छोड़कर और मुझे सही टाइम पे घर पहुंचा देगा।
इसीलिए वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाता है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जब वो जा रहा होता है तो वो अपने ही जैसे न जाने कितने लोगों को देखता है। हर इंसान एकदम वैसा ही ड्रेस्ड होता है जैसे चार्ली, बेसिकली 1940s 1950s वाली वाइब। उसने पूरा एक टैन गाबरडाइन सूट पहना होता है, उसने एक स्ट्रॉ हैट लगाई होती है, एकदम ब्यूटीफुल सा हैट बैंड वहां पर होता है, तो वो वही वाइब कैरी करता है। एंड ऑफ कोर्स बाकी डजन अदर मेन भी वैसे ही दिख रहे होते हैं। एंड विद दैट ही स्टेप्स, ऑफ कोर्स वो स्टेप करता है हमारे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के पहले सीढ़ी पर। एंड देन ही गोज डाउन और मे बी वॉक्स डाउन टू द लेवल 1। और लेवल 1 में उसे नॉर्मल जो आज ट्रेन जाती है 20th सेंचुरी में जैसे ट्रेन जा रही है वैसी ट्रेन दिखती है, बट उसकी ट्रेन लेवल 1 से नहीं जाने वाली है, उसे सबर्बन एरिया में जाना है, दैट मीन्स रेजिडेंशियल एरिया में जाना है, और वहां के लिए जो ट्रेन है वो लेवल 2 से जाती है। एंड दैट इज वाई डिसाइड्स कि चलो अब वापस लेवल 2 में चलते हैं। वो लेवल 2 के लिए जैसे ही जा रहा होता है वैसे ही वो खो जाता है, वैसे ही वो खो जाता है, बिकॉज वो एकदम से फंस जाता है उन कॉरिडोर, स्टेयरकेसेस और एग्जिट्स के बीच में, ठीक है। और एकदम से जैसे ही वो खो जाता है, इट्स एक ऐसा होता है कि उसको याद आ जाता है कि अरे ठीक है यार, ये तो इट्स नॉर्मल, इट्स प्री नॉर्मल। वहां पे खोने के बाद में वो ऐसा नहीं सोचता जैसा आप और मैं सोचेंगे। वहां खोने के बाद वो ये नहीं सोचता कि ओ माय गॉड अब मैं कैसे घर जाऊंगा। उसके साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। इनफैक्ट वो इन अ मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन ये चीज बताता है कि मेरे साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। पहले भी ऐसा हुआ था कि मैं चलते चलते एक बहुत बड़ी सी टनल के अंदर घुस गया था, और जब मैं निकला तो मैं रूजवेल्ट होटल की लॉबी में था। एक बार तो मैं चलते चलते एक ऐसी टनल के अंदर घुस गया कि मैं 3-4 ब्लॉक अवे एक ऑफिस बिल्डिंग में से निकला। तो उसे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे अजीब सी टनल्स हैं, बहुत सारे स्टेयरकेसेस एंड देन कॉरिडोर्स एंड देन बहुत अजीब अजीब से गेट्स हैं जो कहीं ना कहीं को ले जाते हैं। वो तो ये सोचता है कि हो सकता है कि अभी नीचे एक ऐसी टनल चल रही होगी जो कि टाइम स्क्वायर या ग्रैंड सेंट्रल पे जाकर खुलेगी। तो वो ऐसा सोचता है कि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ये बहुत ट्री लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में बना हुआ है, तो यहाँ पे खो जाना बड़ा आसान है। और ऐसा इसके लिए भी है क्योंकि सारे एग्जिट्स ऐसे ही होते हैं यार, इन सारे एग्जिट्स पे हम खो ही तो जाते हैं, चाहे वो टैक्सी स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, मेट्रो स्टेशन हो, एयरपोर्ट्स हो, सी पोर्ट्स हो, ये सारे एग्जिट्स पे हम बस जाते हैं और हम बस खो जाते हैं, क्योंकि वो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ये जो एग्जिट्स है ना, इनकी एक बहुत ही कमाल की, मैं कह सकती हूँ कमाल की फीलिंग होती है। आप चीजें पीछे छोड़कर जा रहे होते हो, आप नई चीजों के अंदर एंटर कर रहे होते हो, सेपरेशन भी रिफ्लेक्ट करते हैं। तो एग्जिट्स की तो कुछ कमाल ही बात होती है, कुछ अलग ही बात होती है। क्वेश्चन जो इससे पूछा जा सकता है, जैसे व्हाई इज ग्रैंड सेंट्रल कंपेयर टू अ मेज और ट्री, हाउ डज दिस कंफ्यूजन लीड टू द थर्ड लेवल। अच्छा, अब इसके बाद में ऑफ कोर्स वो चलता रहता है, सोचता है चलो कोई बात नहीं, ऑफ कोर्स ये कॉरिडोर गलत है, बट ठीक है कहीं ना कहीं ये मुझे निकाल ही देगा। अब वो जिस कॉरिडोर में चलता है वो लेफ्ट की तरफ स्लोप करता है, नीचे की तरफ जाता है, जो कि अनयूजुअल है, बट ही कीप्स ऑन वॉकिंग। जिस एरिया पे वो चल रहा होता है वहां पे उसे अपने जूतों को छोड़ के किसी और के जूतों की आवाज तक नहीं आ रही होती है। एंड सडनली जैसे जैसे वो चलता रहता है वैसे वैसे उसे एक अजीब सी हॉलो रोर सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि इस पार के उस पार बहुत बड़ा सा कोई मैदान या बड़ा सा कोई इलाका है, और वहां पे बहुत सारे लोग हैं, कुछ 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 बोल रहे हैं, एकदम ब्लर सी आवाजें उसे सुनाई देती हैं। एंड वही वो समझ जाता है कि उस रास्ते जरूर कुछ खुलता है। एंड दैट इज वाई वो सीधा चलता रहता है और वो पहुंच जाता है अकॉर्डिंग टू हिम सेकंड लेवल पे। बट वहां पे इतनी सारी चीजें होती है जो उसे बिलीव करवाती है कि ये सेकंड लेवल नहीं है, ये तो इनफैक्ट थर्ड लेवल है। What makes the corridor unusual? What is the symbolic meaning of downward? हाँ जी, अब हम देखते हैं कि अब हम पहुंच चुके हैं थर्ड लेवल में। जी हाँ, हम सेकंड लेवल पे नहीं है। चार्ली एक एक चीज को नोटिस करता है और ये एक एक चीज बस एक ही तरफ इशारा करती है कि चार्ली 1890s में पहुंच गया
है। सबसे पहले वो देखता है कि इंफॉर्मेशन बूथ जो है वो ओल्ड वुड का बना हुआ है, ओल्ड लुकिंग है, लकड़ी का बना हुआ है। फिर वो देखता है कि एक इंसान जो वहां पर बैठा हुआ है उसने ग्रीन आई शेड लगाए हुए हैं, स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने हुए हैं। फिर वो देखता है कि वहां पे गैस लाइट्स बहुत ही डिम है, फ्लिकरिंग है, वहां पे बल्ब्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है बल्कि ऑयल फ्लेम गैस लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। उसको फ्लोर पे ब्रास पिटून्स नजर आते हैं, उसे वहां पे आदमी दिखते हैं जिन्होंने डरबाई हैट्स लगाई होती है और उनकी खतरनाक ऐसे मुस्टैशेस होती है, बहुत खतरनाक मूछें होती है ऐसे नथुलाल जी टाइप की। वहां पे उसे औरतें देखने को मिलती है जो 1890 समथिंग का फैशन कर रही होती है, लेग ऑफ मटन स्लीव्स, जैसे फूली फूली स्लीव्स पहनी हुई होती है। उसके साथ में उसे करियर एंड ईव्स की लोकोमोटिव नजर आती है जो कि एक्चुअली बहुत पुरानी है यार, मतलब वो इंजन शायद अब लोग नहीं देखते हैं। तो करियर एंड ईव्स की लोकोमोटिव भी नजर आती है। वो समझ जाता है कि वो 1890s की सेटिंग में है एंड देन इवेंचुअली वो जाता है और जाकर उस वहां पे एक न्यूज़पेपर बॉय बैठा होता है, उस न्यूज़पेपर बॉय के न्यूज़पेपर के स्टैक पे जाकर झांकता है एंड देन ही रियलाइजेस कि ये जो न्यूज़पेपर है, ये न्यूज़पेपर तो द वर्ल्ड है। द वर्ल्ड तो न जाने कब से छपा ही नहीं है और ये द वर्ल्ड के फ्रंट पेज पे जिसकी स्टोरी है वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की स्टोरी है। और प्रेसिडेंट क्लीवलैंड तो अब है ही नहीं, मतलब इनकी स्टोरी अभी क्यों छपी हुई है, उसको सारी चीजें समझ में आ जाती है। एंड देन ही लुक्स एट द डेट, और वो जो डेट होती है उसका ईयर है 1894 एंड यही उसे कन्विंस करता है कि वो 1894 में आ गया। आपको पता है इस पर्टिकुलर पार्ट को बहुत ही डिस्क्रिप्शन के अंदर बताया गया है, मतलब इतना डिस्क्रिप्शन के अंदर कि आपको आप मना ही नहीं कर सकते कि चार्ली वहां नहीं गया। मतलब इमेजिन करो एक बंदा बैठा हुआ है, उसने 4 बटन सूट अपना पहना हुआ है, साथ ही साथ में उसके टाइनी लेपर्स हैं सूट पे। आप देखोगे कि वो अपनी पॉकेट से वॉच निकाल रहा है, पॉकेट वॉच निकाल रहा है, गोल्ड की वो वॉच है, वो उसको देख रहा है और देखकर वापस उसे रख दे रहा है। उसका जो एक रिफ्लेक्शन है वो चार्ली की आंखों में चले जा रहा है। इस तरीके की छोटी छोटी डिटेल को भी यहाँ पर बताया गया और ये चीज दिखाती है कि चार्ली ने इन सारी चीजों को जिया है। आप कह ही नहीं सकते कि चार्ली थर्ड लेवल नहीं गया है, ये डिस्क्रिप्शन हमें ये बताता है, इन एडिशन टू जो भी हम लोगों ने अभी देखा। Let's the clues that show it was 1894. ऑलराइट, नेक्स्ट इज, अब वो पता, उसको पता लग गया है कि भैया मैं तो अभी 1894 में आ गया हूँ, 1894 में मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं एक तरफा कहीं की भी टिकट ले सकता हूँ। और अभी मुझे कहाँ जाना है, अभी मुझे जाना है गेल्सबर्ग, मुझे गेल्सबर्ग जाना है क्योंकि आई वुड लव टू बी इन गेल्सबर्ग इन 1890s। अगर तुम गेल्सबर्ग नहीं गए हो, वो बताता है रीडर्स को कि अगर तुम गेल्सबर्ग नहीं गए हो, ओ बाबा इतना बढ़िया जगह है, खुला खुला आसमान, खुले खुले मैदान, बड़े बड़े घर, लंबी लंबी शामें, बड़े बड़े पेड़ जो कि अपनी टहनियां मिलाकर पूरी सड़क पे रूफ कर देते हैं, आसमानों में जुगनू, आदमी बैठकर सिगार स्मोक कर रहे हैं, औरतें वहां बैठकर पाम लीव से उन्हें हवा चल रही है। एज आई सेड, आसमानों में जुगनू है, एक अजीब सा पीस है, एक सिंपल लाइफ है, मतलब वो जो सेटिंग होती है वो सेटिंग चार्ली को इतनी अट्रैक्ट करती है। एंड स्पेशली द फैक्ट दैट 1894 का मतलब है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज स्टिल 20 years later एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज 40 years apart। तो उसने जब ये सोचा कि ये मैं एक ऐसी पीसफुल टाइम में पहुंच जाऊंगा जहां मेरे पास 20 साल होंगी अच्छी जिंदगी जीने के, ही वाज लाइक मैं कुछ भी कर सकता हूं वहां जाने के लिए, आई वांट 2 tickets फॉर दैट, आई वांट कि मैं और मेरी बीवी लुइजा वहां पर पहुंच जाएं। और इसीलिए वो क्लर्क के पास जाता है एंड जाकर 2 टिकटें मांगता है। बट क्लर्क जैसे ही उस फेयर को कैलकुलेट करता है उसे जज करते हुए, तो चार्ली रियलाइज करता है कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है, क्योंकि जब चार्ली क्लर्क को पैसे ऑफर करता है तो वो कहता है भैया अगर तुम मुझे चूना लगाना चाहते हो ना, इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, अगर तुम मेरे को यहाँ पे चूना लगाना चाहते हो, अगर तुम यहाँ पे चोरी करके भागना चाहते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, मैं तुम्हें जेल के अंदर डाल दूंगा। वो इस तरीके
तरीके से चार्ली से बात करता है कि चार्ली को सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है कि उसके पास अभी इस टाइम की करेंसी नहीं है, एंड 1894 चाहे जितना भी फैसिनेटिंग हो, देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल्स इवन इन 1894। और इसीलिए चार्ली सोचता है कि वहां से भाग लो। वो भाग जाता है, स्पेशली वो कहता है कि शायद उसी जगह से जहां से मैं आया था। नाउ दैट ही ट्राइज टू रिकॉल, उसे याद भी नहीं आ रहा होता है कि वो कहां से आया था और कहां से भागा। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई डज द क्लॉक सस्पेक्ट चार्ली? ऑलराइट, इसके बाद में चार्ली बहुत बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ढूंढने की कोशिश करता है। वो इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल ढूंढने की कोशिश में कि वो ऑफिस के लंच ब्रेक में जाकर जिस कॉइन स्टोर पे जाता है, उस कॉइन स्टोर पर जाकर अपना सारा सेविंग जो है एक्सचेंज करवा लेता है और ऐसी करेंसी खरीद लेता है जो 1894 में चलती है। अगर आप एंशिएंट करेंसी खरीदते हो या पुरानी करेंसी खरीदते हो तो यू ऑलवेज हैव टू पे अ प्रीमियम। उसके पास $300 कुछ होते हैं, सब कुछ मिला विला के, और जब वो उसे एक्सचेंज कराता है तो उसे less than $200 मिलते हैं। But who's counting and why are we counting? We are going to 1894. Everything is so cheap and cheaper than now. अभी से तो बहुत कुछ सस्ता है। वहां पे eggs were just 13 cents a dollar. तो a dozen, I'm sorry, 13 cents a dozen. तो वो सोचता है यार मैं तो वहां जाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, एंड ही ट्राइज टू फाइंड थर्ड लेवल, बट उसे थर्ड लेवल मिलता ही नहीं है। वो कितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो घूमता रहता है, बट he fails to find third level. अब ऑफ कोर्स जब आप अपना सारा टाइम सारी चीज को छोड़कर किसी एक इल्यूजन के पीछे लगा दोगे, एक हैलुसिनेशन के पीछे लगा दोगे, तो जो लोग बेचारे एक्चुअली प्रेजेंट में वो तो आपके लिए चिंता करेंगे ही। ऐसे ही लुइजा, उसकी वाइफ, ये सोचती है कि ये बंदा पागल हो गया है, ठीक है, ये बंदा एक ऐसी चीज को ढूंढ रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वो चार्ली की मेंटल स्टेट को लेकर बहुत चिंता में हो जाती है, एंड वो चार्ली से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज चार्ली स्टॉप लुकिंग फॉर थर्ड लेवल, ठीक है। एंड देन उसके बाद में कहीं ना कहीं चार्ली भी थक हार के सोचता है कि चलो छोड़ो यार, मैं भी अपनी नॉर्मल लाइफ में चला जाता हूँ, अपने स्टैम्प कलेक्शन में चला जाता हूँ, और ही ऑल्सो स्टॉप्स लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल। व्हाई इज लुइजा वरीड इज द क्वेश्चन फॉर यू। इसके बाद चार्ली कहता है कि दोस्तों अब ऐसा कुछ हुआ है कि मैं और मेरी बीवी लुइजा हर वीक जो है कोशिश कर रहे हैं थर्ड लेवल फाइंड करने की। ऐसा कुछ हो गया है। अब क्या हुआ है बताते हैं। वो कहता है कि यार मेरा दोस्त सैम वीनर खो गया है, किसी को नहीं पता कि सैम वीनर कहाँ गया है, पर मुझे पता है कि सैम वीनर कहाँ है। मेरा दोस्त सैम वीनर गेल्सबर्ग में है 1894 में। अब यार ये तो बड़ी अजीब बात होगी ना कि कोई इंसान खो गया है, आप बस ऐसे ही गैसेस लगा रहे हो कि अरे वो तो 1894 में पहुंच गया होगा गेल्सबर्ग में, राइट। अरे कुछ तो सबूत होगा चार्ली के पास। चार्ली ने कहा है मेरे पास सबूत, मैं बताता हूं तुम्हें कि मेरे साथ क्या हुआ। एक्चुअली एक रात की बात है, मैं ऐसे ही थोड़ा सा सॉर्ट कर रहा था मेरे ग्रैंडपा के स्टैम्प कलेक्शन को, और उस कलेक्शन के अंदर मेरे हाथ लगा एक फर्स्ट डे कवर। ये जो फर्स्ट डे कवर है ये यहाँ पर नहीं था, ओरिजिनली प्लेस नहीं था, क्योंकि मैं मेरे ग्रैंडफादर के स्टैम्प कलेक्शन से बखूबी वाकिफ हूँ। मुझे एग्जैक्टली पता है कि कितने स्टैम्प्स है, कौन से स्टैम्प्स है, कहाँ लगे हुए हैं। ये फर्स्ट डे कवर अभी नया नया यहाँ पर आया है। वो इतना सस्पिशियस हो जाता है उसको लेके दैट ही ट्राइज टू ओपन द फर्स्ट डे कवर। अब जैसे कि मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, फर्स्ट डे कवर्स केवल और केवल स्टैम्प कलेक्टर के जुनून के लिए होते हैं। स्टैम्प कलेक्टर जब ऐसा सोचता है कि यार मुझे तो ना जब पहले दिन स्टैम्प आएगा उसी दिन स्टैम्प चाहिए, तो वो क्या करता है, वो जाता है, जाके एक एनवेलप लेता है, उस पर स्टैम्प खरीद के स्टैम्प लगाता है, अपने एड्रेस पे खाली पेपर डालकर और पोस्ट कर देता है। पोस्ट मास्टर उस पे डेट का ठप्पा लगा देता है, एंड दैट्स हाउ दे पुट दैट इन द कलेक्शन। और वो उनके लिए बहुत ही फ्लेक्स वाली चीज होती है, बिकॉज दे फ्लेक्स इट कि देखो ये इस दिन स्टैम्प आया था और इस दिन ही मेरे कलेक्शन में आ गया। बट दीज फर्स्ट डे कवर्स आर नेवर ओपन बिकॉज इनके अंदर एम्प्टी पेज होता है और कुछ भी नहीं।
बट ये फर्स्ट डे कवर डिफरेंट लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि इसे ऑन पर्पस यहाँ पर प्लेस किया गया है, बिकॉज जितनी भी बार चार्ली ने अपने ग्रैंडपा का स्टैम्प कलेक्शन देखा है, he has never seen something like this, and that is why he goes on and opens the first day cover. अब ये जो पेज है, जैसे कि चार्ली का सस्पिशन था, वो पेज खाली नहीं था, उस पे लिखा हुआ था, वो बाकायदा एक चिट्ठी थी। उस चिट्ठी पे चार्ली के ग्रैंड डैड का एड्रेस लगा हुआ था और डेट थी 1894 की, और उस चिट्ठी को एड्रेस किया गया था चार्ली के नाम पे। उस चिट्ठी में लिखा था कि चार्ली में बिलीव करना चाहता था कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, और अब मुझे यकीन हो गया है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मैं 2 हफ्तों से थर्ड लेवल में ही हूं। मैं 2 हफ्तों से 2 हफ्ते हो गए और मैं थर्ड लेवल में ही हूँ। थर्ड लेवल में सब कुछ एकदम मजेदार है। मतलब वो कहता है कि यार तुम्हें पता है, कोई वहां पे पोर्च पे बैठकर सीइंग नेली होम गा रहा है, कोई वहां पे पियानो प्ले कर रहा है, मुझे लेमनेड पार्टी के लिए बुलाया जा रहा है, इतना मजा आ रहा है, इतनी सिंपल, इतनी प्यारी जिंदगी है। ढूंढते रहो चार्ली और लुइजा, जब तक थर्ड लेवल नहीं मिले तब तक ढूंढते रहो, बिकॉज इट्स वर्थ इट। एंड देन वो उस पर साइन करता है सैम। चार्ली को लगता है कि यार ये सब कुछ केवल उसके ख्वाब की बात ही तो नहीं है, एंड दैट इज वाई वो उस कॉइन स्टोर पे जाता है जहां पे वो यूजुअली जाता है, और वहां जाकर उसे पता चलता है कि सैम ने अपना $800 जो है वो एक्सचेंज करा लिया है। He has old स्टाइल करेंसी वर्थ $800, और ये $800 वर्थ की करेंसी उसको इसीलिए रिक्वायर्ड होगी 1894 में, बिकॉज ही कैन नॉट गो बैक एंड प्रैक्टिस हिज ओल्ड प्रोफेशन, बिकॉज सैम वीनर वाज चार्लीज साइकियाट्रिस्ट. So he can definitely not go back in 1890s and practice psychiatry. So वो वहाँ पे वो करेगा जो वो हमेशा से करना चाहता था. Now because Sam was a city boy, he always liked the idea of Galesburg and slow and smooth life, and he always wanted to set up this hay and grain business, and this $800 exchange would help him do that. और ये प्रूव करता है that Sam was in third level, and that is why Charlie and Louisa are still searching for third level. अब जब ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है तो हम ये सोच में पड़ जाते हैं, हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं. सबसे पहला, क्या चार्ली को थर्ड लेवल फिर मिला? कुछ नहीं पता. क्या ये सब सच में चार्ली का सिर्फ हैलुसिनेशन ही था? यू नेवर नो. इट कुड बी रियलिटी एंड हैलुसिनेशन का ब्लेंड. क्या ये चैप्टर टाइम ट्रैवल के बारे में बात करता है? बिल्कुल करता है. क्या टाइम ट्रैवल सच होता है? There are many theories to prove you wrong. There are many theories to prove you right. तो मैं क्या लिखूं? आप वो लिखो जो चैप्टर में बताया गया है, जो जैक फिनी ने बोला है, जो चार्ली ने बोला है. आप अपनी टिप्पणी दो ही मत, आप अपना ओपिनियन रखो ही मत. यूज व्हाट इज देयर इन एनसीईआरटी टेक्स्ट, एंड वही चाहता है लिटरेचर. ऑफ कोर्स लिटरेचर आपका इंटरप्रिटेशन सुनना चाहता है, आपका अंडरस्टैंडिंग सुनना चाहता है, बट यू कैन नॉट मेडल विथ व्हाट्स ऑलरेडी रिटन. जो लिखा हुआ है उसके साथ मेडलिंग नहीं चलेगा. तो जो लिखा हुआ है उसी को आपको समझाना है, और वैसे ही समझाना है जैसे लिखा हुआ है. इट्स अनक्लियर, इट्स फॉगी, आपके लिए बहुत ही वेग है. ऐसा इसके लिए बिकॉज इसे लिखा ही उस पर्पस से गया है कि आप अनक्लियर एंडिंग है, आप सोचते रहो कि क्या हुआ. आप सोचते रहो, वाज इट हैलुसिनेशन, वाज इट रियलिटी, इज इट एक्चुअली एन इंसिडेंस ऑफ टाइम ट्रैवल. सोचते रहो. जैक फिनी चाहते हैं कि आप सोचते रहो. ठीक है. एंड इसके साथ आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है. So it blurs the reality. Did Charlie imagine the letter? Did Sam really time travel? Is Charlie the unreliable narrator? Who knows? The twist keeps the ending open to interpretation. You can interpret however you want. क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डज द लेटर क्रिएट एम्बिग्विटी? एम्बिग्विटी का मतलब होता है कंफ्यूजन. Why is it ironic that Sam ends up in 1894? Because he was Charlie's psychiatrist. He was the one who said कि भाई तू hallucinate कर रहा है, तू सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी रेफ्यूज कर रहा है रियलिटी से. दिस इज ऑल जस्ट अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. ही वॉज द वन जो चार्ली को ये सब कहता था. अब उसी का थर्ड लेवल पे चले जाना और फिर चार्ली को चिट्ठी लिखना कि भाई मैं तो थर्ड लेवल पे आ गया हूं, ढूंढता रहे जब तक तेरे को थर्ड लेवल नहीं मिलता, ये थोड़ा आयरॉनिक है.
ऑलराइट, अब आपने क्या करना है, आपने इस चैप्टर को रिकॉल करना है एंड यू आर गोइंग टू राइट अ समरी इन अबाउट 150 वर्ड्स. And after you do that, you're going to come and check your summary with the summary that's pre-written. क्योंकि आपको पता लग जाएगा क्या क्या चीजें कैसे आप लिख सकते थे, कैसे आपने कहाँ गलती करी, कौन से वर्ड्स आप लिख सकते थे. You can definitely take inspiration from the phrases and sentences written here. I will read this out loud for you so that you can recollect all your thoughts and we can end this chapter. The third level by Jack Finney explores the time of escapism through the experience of Charlie, a 31-year-old man overwhelmed by the worries of modern life. Charlie believes he has discovered a mysterious third level at Grand Central Station, a place that transports him to the year 1894. His psychiatrist friend dismisses this as a hallucination caused by stress and calls it waking dream wish fulfillment. Charlie longs for the simpler, peaceful life of Galesburg, Illinois, away from war and tension. Although he tries to buy tickets to 1894, he fails because his modern currency exposes him. Charlie repeatedly searches for the corridor to return but never finds it. The story takes an intriguing turn when Charlie discovers a letter from his psychiatrist Sam, postmarked 1894, claiming he has started a new life there. The ambiguous ending raises question about reality, imagination, and the human need to escape. You can use this in your answer. So many of you keep on asking, मैम इसका आंसर कैसे होगा, अगर इसमें पता ही नहीं है थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, तो हाउ विल आई राइट आंसर. यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस. यू आर राइटिंग फॉर एन एकेडमिक पेपर. आपको नॉवलिस्ट बनने की जरूरत नहीं है. यू राइटिंग फॉर एन एकेडमिक पेपर, तो आप यूं लिख सकते हो दैट द एम्बिगुअस एंडिंग रेजेस क्वेश्चन अबाउट रियलिटी, इमेजिनेशन एंड ह्यूमन नीड टू एस्केप. बिकॉज दिस शोज कि तुमने अच्छे से पढ़ा भी है, तुम्हें पता भी नहीं है भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. एंड या यू आर राइट ऑन द ट्रैक इफ यू राइट दिस. कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी मैंने ऐड कर दिए हैं इसके साथ में, ऑलरेडी आंसर्ड. एंड इन एडिशन टू दैट आपके पास में कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यूज भी है. ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यूज है इनके आंसर्स भी आपके साथ, आपके क्वेश्चंस के साथ अटैच्ड है. ये जो क्वेश्चंस है इनको रीड करोगे, इन आंसर्स को अगर रीड करोगे तो आप बहुत सारे वर्ड सीख सकते हो. आंसर लिखने की इंस्पिरेशन आपको यहाँ से मिल सकती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इन एमसीक्यूज की मदद से आप टेस्ट ले सकते हो एंड यू कैन ऑलवेज चेक योर आंसर्स विद द आंसर्स रिटन हियर. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन लीव योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. In addition to that, I've also added 10 questions जो कि प्रीवियसली सीबीएसई ने पूछे हैं. क्वेश्चंस अराउंड दीज, ऑफ कोर्स मैं सीबीएसई के क्वेश्चंस तो एकदम से चिपका नहीं सकती थी, तो यही क्वेश्चंस इन्हीं के अराउंड बने हुए हैं, तो इनको भी जरूर आप ट्राई कीजिए. डू इट लाइक अ वर्कशीट एंड डू लेट मी नो हाउ इट गोज. I hope you liked this video. If you did, please like this video. If you haven't subscribed to the channel yet, please subscribe to the channel so that you become a part of our unnamed series where we are completing English syllabus. Hole with some breaks because I'm not keeping well. आपको पता है how it gets foggy and smoky and the AQI rises and it becomes very difficult to speak straight for 45 minutes or 60 minutes and I'm trying to save my lungs because when I try to breathe more, I actually tend to kind of breathe more pollutants. So, इसीलिए anyway, so but we are going to complete this. It's a promise and we are going to complete this. The PDF, yes, the PDF, you're going to get it on your Telegram channel, which is Learn with Shipra. वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो. I've also created a 50 question answers competency based PDF for you. You can download that also from my Telegram and start reading because वो आपके interpretations को काफी खोलेगा जो कि आपके लिए अभी जरूरी है. Alright, if you have any feedback, leave your feedback in the comment section and I'll see you in the next one. Thank you so much for watching. Bye-bye. Take care.